इस वीडियो में बात कर लेते हैं मौर्य काल के बाद और गुप्त काल से पहले का जो समय था, यानी कि लगभग 185 ईसा पूर्व से 319 ईस्वी के बीच का समय काफ़ी बड़ा समय था। तो इस समय अंतराल में भी काफ़ी कुछ हुआ इतिहास के अंतर्गत। तो जो चीज़ें हम यहाँ पर एमसीक्यू क्वेश्चंस के रूप में, यानी कि बहुविकल्पीय प्रश्नों के रूप में डिस्कस करेंगे, जिससे कि आपके एग्ज़ाम के लिए ये आपके लिए हेल्पफुल हो जाए। तो इससे पहले क्योंकि हम पढ़ चुके हैं मौर्य काल को और हम पढ़ रहे हैं प्राचीन भारत का इतिहास। तो चलिए शुरू करते हैं। आपका काम ये है कि वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है, क्योंकि ये जो सीरीज़ है ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। और ये सीरीज़ बनाने का मेरा सबसे मेन उद्देश्य यही था कि जब मैं यूट्यूब पर पहले आया था तो मैंने देखा कि यहाँ पर इतिहास के संबंधित वीडियोज़ लोगों ने डाली हैं, लेकिन कुछ ने आधी अधूरी छोड़ करके इन्हें चले गए थे। और जब हम पढ़ने के लिए बैठते हैं और किसी चीज़ को अच्छे से पढ़ना चाहते हैं, लेकिन जब हमको आधा डाटा मिलता है तो बहुत बुरा लगता है। तो मैं यहाँ पर कोशिश करूँगा आपको कंप्लीट डाटा जो है हिस्ट्री का दूंगा। इसके लगभग कम से कम आपको 50 से 60 वीडियोज़ आने वाली हैं, जिसमें कि प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और हम बात करेंगे आधुनिक इतिहास की भी, और इसी फॉर्मेट में करेंगे और अलग अलग टॉपिक वाइज करेंगे। तो यदि आप वीडियो पर नए हैं तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, और यदि आपको लगेगा कि आपको वीडियो हेल्पफुल लगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, अंतिम मौर्य सम्राट वृहदत्रस्त की हत्या कर किसने शुंग वंश की स्थापना 185 ईस्वा पूर्व में की थी? वह कौन था जिसने मौर्य सम्राट की हत्या कर दी थी? बृहद्रथ इनका नाम था, अंतिम मौर्य सम्राट थे। और इनकी हत्या करने के बाद यहाँ पर शुंग वंश का शासन किसने स्थापित किया था? तो उसका नाम था पुष्यमित्र। पुष्यमित्र शुंग उसका नाम था। तो ऑप्शन नंबर जो ए है वह राइट है। तो यहाँ से मौर्य साम्राज्य का अंत होता है 185 ईसा पूर्व में। अगला प्रश्न है, पुष्यमित्र शुंग मौर्य सम्राट बृहद्रथ की राजकीय सेना में किस पद पर आसीन था? क्योंकि यह उसका सेनापति था और सेनापति ने ही उसे धोखा दे दिया। तो पुष्यमित्र शुंग जो था वह था बृहद्रथ का सेनापति, और उसने उसी की हत्या करके वहाँ पर का राजा बन गया, और इस तरह से शुंग वंश की स्थापना वहाँ पर कर दी थी। अगला है, कण्व या काण्व वंश का संस्थापक कौन था? जो कण्व वंश है उसका संस्थापक था वसुदेव। तो ऑप्शन नंबर ए जो है राइट है, कण्व वंश वसुदेव। अगला प्रश्न है, सातवाहन जो आंध्र सातवाहन वंश है उसका संस्थापक कौन था? अब यहाँ पर इस वीडियो में हम सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को ही डिस्कस कर रहे हैं। यदि आप चाहेंगे कि हम इन टॉपिक्स पर डिटेल वीडियो आपको प्रोवाइड करवाएं तो वो भी आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा, हम वो भी आपके लिए प्रयास करेंगे। सबसे पहले तो हम आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इन एमसीक्यू सीरीज़ को ख़त्म करेंगे। तो आपको बताना है सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था? तो उसका नाम था सिमुक। तो ऑप्शन नंबर ए सही है, सातवाहन वंश का संस्थापक था सिमुक। अगला प्रश्न है, सातवाहनों ने पहले स्थानीय अधिकारियों के रूप में काम किया था? किन के अधीन काम किया था? तो इन्होंने मौर्यों के अधीन काम किया था, स्थानीय अधिकारियों के रूप में। मौर्यों के अधीन जो है सातवाहनों ने काम किया था। अगला है, निम्नलिखित में से वह महानतम कुषाण नेता कौन था जो बौद्ध बन गया था? ये आपको बताना है। तो वह था कनिष्क। कनिष्क वह कुषाण सेनापति था, जो नेता था, जो कि बौद्ध धर्म जिसने यहाँ पे ग्रहण कर लिया था, कनिष्क उसका नाम था। अगला है, कुषाण काल के दौरान मूर्तिकला की गांधार शैली निम्नलिखित में से किसका मिश्रण है? ये बताना है। तो यह जो है भारत ग्रीक यानी कि भारत और यूनानी शैली का मिश्रण है, मूर्तिकला की गांधार शैली। ये आपको बहुत ही ढंग से याद रखना है। जो मूर्तिकला की गांधार शैली है वह किसका मिश्रण है? भारत और यूनानी शैली यानी कि ग्रीक शैली का मिश्रण है। नेक्स्ट है, कनिष्क की राजधानी थी, कनिष्क की राजधानी कौन सी थी? तो कनिष्क की राजधानी का नाम था पुरुषपुर। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है, कनिष्क की राजधानी है पुरुषपुर। अगला है, पुरुषपुर निम्नलिखित में से किसका दूसरा नाम है? वर्तमान में जो है किसको आप पुरुषपुर जो है उस समय पुरुषपुर कहा जाता था, तो वह है पेशावर। वर्तमान पेशावर को पुरुषपुर कहा जाता था, यह कनिष्क की राजधानी थी। अगला है, चरक किसके राज चिकित्सक थे? चरक जो है कनिष्क के राज चिकित्सक थे। तो ऑप्शन नंबर जो डी है वह राइट है, चरक का संबंध है कनिष्क से। ये भी आपको याद रखना है। चरक जो हैं बहुत ही फेमस जो हैं चिकित्सक रहे हैं इतिहास के अंतर्गत। अगला है,
तक्षशिला के प्रसिद्ध स्थल होने का कारण क्या था? तो यहाँ पर जो ये गांधार कला का वहाँ पर विकास हुआ, यही है मुख्य कारण शिक्षा का केंद्र होने का तक्षशिला का। तो ऑप्शन नंबर जो सी है वह राइट है। अगला है, भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई थी? तो इंडो बैक्टीरियंस जो ये है, इन्होंने चलाई थी भारत में सबसे पहले स्वर्ण मुद्राएं। अगला है, किस संग्रहालय में कुषाणकालीन मूर्तियों का संग्रह अधिक मात्रा में है? तो ये है मथुरा संग्रहालय में। तो ऑप्शन नंबर जो ए है वह राइट है। तो कुषाणकालीन जो मूर्तियां हैं उसका संग्रह मिलता है मथुरा संग्रहालय में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने सोने की सर्वाधिक शुद्ध सिक्के जारी किए? तो कुषाणों ने सबसे पहले जो है सोने के सबसे जो प्योर जो गोल्ड है उसके सिक्के जारी किए थे, ये किए थे कुषाणों ने, ये आपको याद रखना है। और जबकि शुरू किए थे इंडो बैक्टीरियन ने। अगला है, सातवाहनों के समय में मुद्रा सर्वाधिक किस धातु के बने? ये बताना है आपको। तो ये शीशे के जो हैं मुद्राएं उस समय इन्होंने चलाई थी सातवाहनों ने। तो आप 100 से और 100 याद कर सकते हैं, सातवाहनों ने चलाए शीशे की मुद्राएं। तो ऑप्शन नंबर जो ए है वह राइट है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कनिष्क के समकालीन कौन थे? ये आपको बताना है। तो यहाँ पर नागार्जुन, अश्वघोष और वसुमित्र जो थे कनिष्क के समकालीन थे, यानी कि उसी समय में जो थे ये भी थे। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वह राइट है। अगला प्रश्न है, किस वंश के शासकों ने ब्राह्मणों एवं बौद्ध भिक्षुओं को करमुक्त भूमि या गांव देने की प्रथा आरंभ की थी? तो ये सातवाहन वंश के लोगों ने ऐसा किया था, जहाँ पर ये ब्राह्मणों एवं बौद्ध भिक्षुओं को भूमि या फिर गांव दान देते थे। तो ऑप्शन नंबर जो ए है वह राइट है। अगला प्रश्न है, भारतीय रंगमंच में यवनिका यानी कि पर्दा जो है उसका शुभारंभ किसने किया था? तो यह क्या था? यूनानियों ने। ऑप्शन नंबर सी जो है वह राइट है। यूनानियों ने भारतीय रंगमंच की शुरुआत की थी। तो ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला है, भारतीयों के महान रेशम मार्ग जो सिल्क रूट है वहाँ किसने आरंभ कराया था? तो ये बताना है, जो काफ़ी इतिहास में जो बहुत ही फेमस रूट है ये सिल्क रूट, तो यहाँ पर किसने शुरू किया था भारतीयों के अंतर्गत? तो ये शुरू किया था कनिष्क ने। तो ऑप्शन नंबर जो ए है वह सही है। अगला है, निम्नलिखित में से किसने बड़े पैमाने पर स्वर्ण मुद्राएं यानी कि सोने की मोहरें चलाई थी? तो कुषाण शासकों ने सोने की मोहरें जो है बहुत बड़े पैमाने पर चलाई थी। तो ऑप्शन नंबर जो सी है वह राइट है। अगला प्रश्न है, चरक और नागार्जुन किसके दरबार की शोभा थे? जो चरक, और अभी हमने इसको डिस्कस किया था, तो कनिष्क के ही दरबार में जो थे चरक और नागार्जुन थे। तो ऑप्शन नंबर जो ए है वह सही है। अगला है, शक संवत का प्रारंभ किस सम्राट के शासनकाल में 78 ईस्वी में हुआ था? तो ये कार्य भी जो है किया गया था कनिष्क के द्वारा। तो कनिष्क इतिहास में काफ़ी महत्वपूर्ण जो है भूमिका निभाते हैं, तो इनको आपको अवश्य ही याद रखना है। अगला है, तक्षशिला विश्वविद्यालय स्थित था जो कि वर्तमान अभी कहाँ पर है? तो ये कहाँ पर था? तो ये पाकिस्तान में। तो ऑप्शन नंबर जो ए है, अभी भी इसके अवशेष जो है वहाँ पे प्राप्त होते हैं। तो पाकिस्तान, वर्तमान पाकिस्तान में जो है तक्षशिला विश्वविद्यालय स्थित था। अगला है, प्राचीन काल में कलिंग का महान शासक कौन था? कलिंग का शासक था खारवेल, उसका नाम था खारवेल, जो कि कलिंग का शासक था। तो ऑप्शन नंबर जो सी है वह राइट है। अगला है, कुषाण काल में सबसे अधिक विकास किस क्षेत्र में हुआ था? धर्म के, कला के, साहित्य या फिर वास्तुकला के क्षेत्र में? तो वास्तुकला के क्षेत्र में जो है सबसे ज़्यादा विकास होता है कुषाण काल में। तो ऑप्शन नंबर जो डी है वह राइट है। अगला है, सातवाहनों ने आरंभिक दिनों में अपना शासन कहाँ शुरू किया था? सातवाहन राजवंश ने। तो ये आंध्र प्रदेश में शुरू किया था। तो ऑप्शन नंबर जो डी है वह सही है। अगला है, सातवाहन राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो सातवाहन जो राज्य है उसकी राजधानी थी पैठन या प्रतिष्ठान जो है यहाँ पर। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख कलिंग नरेश खारवेल से संबंधित है? तो कलिंग नरेश खारवेल से संबंधित है हाथी गुफा। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है, किस सातवाहन नरेश ने गाथा सप्तशती नामक महत्वपूर्ण कृति की रचना की थी? तो कृति का नाम है गाथा सप्तशती। सातवाहन नरेश था तो वह कौन था? तो उसका नाम था हाल। तो ऑप्शन नंबर जो सी है वह सही है।
अगला प्रश्न है, सातवाहन शासकों की राजकीय भाषा क्या थी? ऑप्शन आपके सामने है और जो इसका सही उत्तर है वह है प्राकृत। प्राकृतिक भाषा जो है सातवाहन शासकों की राजकीय भाषा थी। अगला है, निम्नलिखित राजवंशों पर विचार कीजिए और इनका जो क्रम है उसे बताइए। तो यहाँ पर आपके सामने सातवाहन, गुप्त, श्रृंग और चौल वंश हैं। तो अगर इनके क्रम की बात की जाए तो वह है कि सबसे पहले जो है श्रृंग वंश था और उसके बाद जो है सातवाहन, फिर है गुप्त और फिर है चौल वंश। तो इस तरह से यहाँ पर 3, 1, 2, 4 यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी है वह सही है। श्रृंग, सातवाहन, गुप्त और फिर चौल। तो यहाँ पर डी राइट आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न है, मौर्य साम्राज्य के ध्वंस के पश्चात कई आक्रमणों की श्रृंखला रही। भारत पर सबसे पहले आक्रमण निम्नलिखित में से किसने किया था, ये आपको बताना है। तो बैक्टीरियन जो ग्रीक थे तो इन्होंने किया था। तो ऑप्शन नंबर जो ए है वह सही है। अगला है, सूची 1 को सूची 2 से आपने मिलाना है, जहाँ पर शासक और इनकी जो उपाधि इनको दी गई थी वो यहाँ पर लिखी गई हैं। तो आपको बताना है। तो यहाँ पर कौन कौन से, जैसे अशोक है, अशोक को प्रियदर्शी की उपाधि दी गई थी। उसी तरह से जो कनिष्क है, कनिष्क को दी गई थी देवपुत्र की उपाधि। खारवेल जो है, खारवेल को दी गई थी कलिंग चक्रवर्ती की उपाधि और कुमारगुप्त को दी गई थी महेंद्रादित्य की उपाधि। तो ये आपको याद रखना है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन बन जाता है कि उपाधियां जो हैं किससे संबंधित हैं। तो यहाँ पर 4 प्रश्न ऐसे ही बन जाते हैं इन सूचियों से संबंधित। तो ये जो ऑप्शन नंबर जो डी है ये यहाँ पर राइट हो जाता है। अगला प्रश्न है, विक्रम संवत कब से प्रारंभ हुआ था? तो विक्रम संवत की स्थापना जो है वह हुई थी 58 ईसा पूर्व। तो ये आपको बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट याद रखना है, विक्रम संवत की स्थापना 58 ईसा पूर्व। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलाना है। यहाँ पर अलग अलग संवत्सर दिए गए हैं, विक्रम संवत्सर, शक संवत्सर, गुप्त और फिर कली संवत्सर। तो इनका जो काल है जब से ये शुरुआत हुई थी वो कौन कौन से हैं ये आपको बताना है। तो जो पहला विक्रम संवत है इसकी शुरुआत होती है 58 ईसा पूर्व, जो अभी हमने डिस्कस किया। उसी तरह से जो शक संवत है उसका प्रारंभ होता है 78 ईसा पूर्व। गुप्त संवत का प्रारंभ होता है 320 ईसा पूर्व और कली संवत्सर होता है यहाँ पर ये है 312 ईसा पूर्व। तो ये आपको याद रखना है। अगला है, मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य था, वह कौन सा था? दक्षिण भारत का सबसे प्रभावशाली राज्य तो वह था सातवाहन। तो ऑप्शन नंबर जो ए है वह सही है। अगला है, बुद्ध की खड़ी प्रतिमा निम्न में से किस काल में बनाई गई थी? तो कुषाण काल में बुद्ध की खड़ी प्रतिमा का निर्माण होता है। तो ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला है, सुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया था? तो सुंग वंश के बाद कर्ण वंश ने जो है भारत पर राज किया था। तो बहुत सारे छोटे छोटे वंश जो हैं इस समय में आए मौर्यों और गुप्तों के बीच में, इसलिए जो है इसको हमने एक ही वीडियो में यहाँ पर डिस्कस किया है। तो आपको इनको देख लेना है। अगला है, किस चीनी जनरल ने कनिष्क को हराया था? तो उसका नाम था पेन चाओ। पेन चाओ जो है इसने कनिष्क को हराया था। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वह राइट है। अगला है, उत्तरी तथा उत्तरी पश्चिमी भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्कों को जारी किया था। तो किसने किया था? तो कुषाणों ने यह कार्य किया था। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वह राइट है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, कथन ए लिखा गया है, कुषाण फारस की घाटी और लाल सागर से होकर के व्यापार करते हुए वहाँ पर व्यापार करते थे, कारण उनकी सुसंगठित नौसेना उच्च कोटि की थी। तो क्या ये बात सही है? तो यहाँ पर जो है जो बात बनती है कि ए तो बिल्कुल सही है कि जो कुषाण थे वह फारस की घाटी और लाल सागर से होकर के व्यापार करते थे, लेकिन उनकी जो नौसेना थी वह उच्च कोटि की नहीं थी। तो ऑप्शन नंबर जो सी है वह राइट हो जाता है कि ए तो सही है लेकिन आर गलत है। अगला है, जो कला शैली भारतीय और ग्रीक यूनानी शैली का सम्मिश्रण है उसे कहते हैं? ते उसे कहते हैं गांधार शैली। अभी हमने थोड़ी देर पहले इसको भी डिस्कस किया था, लेकिन वो क्वेश्चन जो है अलग तरीके से पूछा गया था। तो ऑप्शन नंबर जो सी है वह राइट है। अगला प्रश्न है, कनिष्क बौद्ध धर्म की किस शाखा का अनुयायी था?
जिसका प्रसार उसने मध्य एशिया व सुदूर पूर्व में भी किया था। तो यह जो है महायान जो शाखा है उसका अनुयायी था बौद्ध धर्म की। तो ऑप्शन नंबर जो सी है वह राइट है। अगला प्रश्न है, कनिष्क के शासनकाल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटना कौन सी थी? तो ये थी चतुर्थ बौद्ध संगीति। तो कनिष्क के काल में जो है चौथी बौद्ध संगीति हुई थी। तो ये भी आपको याद रखना है और हमने इसको डिस्कस भी किया था। तो चौथी बौद्ध संगीति हुई थी कनिष्क के शासनकाल में। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। अगला प्रश्न है, प्राचीन भारत का महान वैयाकरण पतंजलि किसका समकालीन था? तो ये था पुष्यमित्र शुंग का समकालीन कौन? पतंजलि। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो डी है वह बिल्कुल सही है। अगला है, सर्वप्रथम भारत में विशुद्ध संस्कृत भाषा में लंबा अभिलेख किस राजा द्वारा जारी किया गया था? तो यह जारी किया गया था शक राजा रुद्रदमन के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी जो है राइट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राजा के शासनकाल में ईसाई धर्म प्रचारक सेंट थॉमस भारत आया था? तो ये आया था गोंदोफिरनस के शासनकाल में। तो ऑप्शन नंबर जो सी है वह राइट है। अगला प्रश्न है, किस कुषाण शासक ने सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं जारी की थी? तो ये की थी कड़फिसस और सेकंड ने। कड़फिसस सेकंड ने ये जारी की थी स्वर्ण मुद्राएं। कुषाण शासक यह था। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला है, किस वंश के शासकों ने छत्रप प्रणाली का प्रयोग किया था? तो वो थे शक, जिन्होंने कि छत्रप प्रणाली का प्रयोग किया था। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाता है। अगला प्रश्न है, तात्रार त्रतार जो है मुक्तिदाता की उपाधि किस वंश के शासकों ने धारण की थी? तो शकों ने यह उपाधि धारण की थी। तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाता है। अगला प्रश्न है, प्राचीन काल के भारत पर आक्रमणों के संबंध में कौन सा सही कालानुक्रम है? ये आपको बताना है। तो सबसे पहले जो है यूनानी, फिर शक और फिर कुषाण। तो ऑप्शन नंबर जो ए है वह सही है। जो भारत पर आक्रमण किया था सबसे पहले यूनानियों ने किया, फिर शकों ने और फिर कुषाणों ने किया था। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला है, भारत में प्रथम बार सैनिक शासन व्यवहार में लाया गया था और ये कब लाया गया था? ये ग्रीकों के द्वारा लाया गया था। तो ऑप्शन नंबर जो ए है वह सही है, जहाँ पर मिलिट्री गवर्नशिप जो है वह लागू की गई थी। तो ग्रीकों के द्वारा यह की गई थी। अगला है, ईसा पूर्व दूसरी शताब्दी के प्रारंभ में उत्तरी अफगानिस्तान में स्थापित भारत यूनानी राज्य था, वह कौन सा था? वह था बैक्टीरिया। ठीक है, बैक्ट्रिया जो राज्य था, बैक्ट्रिया। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला है, चार धातुओं सोना, चांदी, तांबा और सीसा के सम्मिश्रण से बनने वाले सिक्कों को क्या कहा जाता था? तो इसको कहा जाता था कर्षापण। कर्षापण। ऑप्शन नंबर जो सी है वो डी है, बिल्कुल सही है। अगला है, सर्वप्रथम रोम के साथ किन लोगों का व्यापार प्रारंभ हुआ था? तो सर्वप्रथम तमिलों एवं जो चेर थे उनके द्वारा रोम के साथ व्यापार शुरू हुआ था। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वह राइट है। अगला है, मौर्योत्तरकालीन प्रमुख बंदरगाहों में से कौन इनमें से असत्य है, कौन इनमें से प्रमुख नहीं है? तो कोचीन जो बंदरगाह है वह नहीं है, जबकि बारवेरिकम, बेरीगाजा और अरिकामेडो जो थे वे प्रमुख बंदरगाह थे मौर्योत्तर काल के बाद, लेकिन कोचीन नहीं था। अगला है, निम्न में से किस स्थान को पेरिपल्स ऑफ द इरिस्टियन सी में पॉटके के नाम से संबोधित किया जाता था? तो जो है अरिकामेड उसे कहा जाता था, पॉट के नाम से संबोधित किया जाता था। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला है, मौर्य उत्तर काल में किसने भारत में हिंद यूनानी राज्य की स्थापना की थी? तो ये की थी डेमेट्रियस ने। डेमेट्रियस ने हिंद यूनानी राज्य की स्थापना की थी। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला है, निम्नलिखित में से किसने अपने जीवन के उत्तरार्ध में अपने पुत्र के हाथों में राज्य सत्ता सौंपकर बौद्ध भिक्षु वह बन गया था? तो ये कौन है? इसका नाम है मीनांडर। मीनांडर इसका नाम है, जिसने अपने पुत्र को जो है राज्य सत्ता सौंप करके बौद्ध भिक्षु वह बन गया था। नाम है मीनांडर। अगला है, कुषाणों का संबंध था। कुषाणों का संबंध किससे था? तो चीन के यूची जनजाति से कुषाणों का संबंध था। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला है, निम्नलिखित में से
कौन कनिष्क के बौद्ध होने के लिए उत्तरदायी था? इनमें से कौन है जिसने कनिष्क को बौद्ध धर्म जो है यहाँ पर उसका अनुयायी बना दिया था? तो उसका नाम है अश्वघोष। अश्वघोष ऑप्शन नंबर बी सही है, यह एक बौद्ध भिक्षु था। अगला है सूची 1 तथा सूची 2 को आपको सम्मिलित करना है। तो यहाँ पर सूची 1 में लिखा गया है इंडो ग्रीक, शक एवं पार्थव, जबकि दूसरे में लिखा गया है हिंद, यवन, सिथियन या पहलव। तो यहाँ पर आपको बताना है सही आंसर कौन सा है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर ए है वह सही है, अर्थात जो इंडो ग्रीक हैं वे हिंद यवन को कहते हैं, शक जो है इनको सिथियन कहते हैं और पार्थव को पहलव वंश भी कहते हैं। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर जो ए है वह राइट हो जाता है। अगला है सूची 1 और सूची 2 को फिर से मिलाना है। यहाँ पर सुंग, चेदी, सातवाहन और कुषाण वंश हैं, जबकि इनकी राजधानियाँ यहाँ पर दी गई हैं। तो इनकी राजधानियाँ सही कौन सी हैं ये आपको बताना है। तो यहाँ पर जो सुंग वंश है उसकी राजधानी थी विदिशा, चेदी की थी कलिंग, सातवाहन की थी प्रतिष्ठान और कुषाण की थी पुरुषपुर या पेशावर। तो ऑप्शन नंबर जो ए है वह सही है। अगला है रोमन साम्राज्य के अनुसरण पर किस वंश के शासकों ने केशर यानी कि सीजर की उपाधि धारण की थी? तो ये आपको बताना है। तो जो कुषाण थे इन्होंने सीजर की उपाधि धारण की थी। तो ऑप्शन नंबर जो सी है वह सही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसका निर्माण शुंग काल में हुआ था? तो इसमें जो है भरहुत का स्तूप जो है, सांची का स्तूप की जो वेदिका है, रलिंग और तोरहण द्वार है, भाजा स्तूप है, ये सब का निर्माण शुंग काल में हुआ था। तो सभी सही हैं, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट है। अगला प्रश्न है सातवाहन नरेश हाल के समकालीन गुणाढ्य ने किस प्राकृतिक ग्रंथ की रचना की थी? तो ये की थी बृहत कथा की रचना की थी। तो ऑप्शन नंबर जो ए है वह सही है। अगला है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सातवाहन शासक बौद्धों पर अत्याचार करते थे, पुष्यमित्र शुंग बौद्धों को संरक्षण देते थे, बौद्ध गया में शशांक ने बौद्ध वृक्ष को काट दिया था। इनमें से कौन सा कथन सही है ये आपको बताना है कि इनमें से कौन सा कथन जो है वह सही है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो सी है वह सही है, पहला और तीसरा यहाँ पर राइट है कि सातवाहन बौद्धों पर अत्याचार करते थे और इसने जो है बौद्ध गया में बौद्ध वृक्ष जो था उसका काट दिया था। तो ऑप्शन नंबर जो सी है वह राइट है। अगला है निम्नलिखित में से किस अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों का उल्लेख मिलता है एक साथ? तो यहाँ पर जो आपका महाक्षत्रप रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेख है उसमें ये सब मिलता है, जहाँ पर चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों का उल्लेख मिलता है। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वह राइट है। अगला प्रश्न है प्राचीन भारत में निम्न में से किस एक ने नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाए थे? तो वह कौन था? तो वह था कुषाण, वो सप्त कुषाण जिन्होंने कि सोने के सिक्के चलाए थे। तो यदि आपको एक पॉइंट में याद करना है तो जो इतिहास में जो सोने सिक्के का शुरुआत की या प्योर सोने चलाए या सबसे लंबे समय तक सोने का सिक्का चलाया, तो उसके लिए आपको कुषाण राजवंश को याद कर लेना है। कुषाणों ने जो है सोने के सिक्कों को चलाया था। अंतिम प्रश्न है कलिंग नरेश खारवेल किस वंश से संबंधित था? तो यह था चेदी वंश से संबंधित। तो ऑप्शन नंबर जो ए है वह राइट है। तो फिलहाल जो है अभी हम मौर्योत्तर और गुप्त पूर्व काल के अंतर्गत इतने ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने के लिए मिलते हैं जो कि इंपॉर्टेंट हैं एग्जाम ऑफ के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो दोस्तों मुझे पता है आपको ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल लगी होगी। यदि आपको वीडियो हेल्पफुल लगी है तो आपको जो हमारे वीडियो है इसको लाइक कर देना है, और अगर इस तरह की इस सीरीज़ की आप और वीडियोस चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और साथ में बेल आइकन दबा करके आपको जो है नोटिफिकेशन समय के साथ साथ मिलता रहेगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।